हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आज की टेस्ट सीरीज मैंने ली है डिफरेंट क्वेश्चन से, और जो डिफरेंट एरिया से हैं। कुछ हजार्डस के हैं, कुछ सॉलिड वेस्ट के हैं और कुछ लिक्विड वेस्ट के हैं। तो आप समझ सकते हैं कंबाइंड टेस्ट सीरीज है ये। तो देखते हैं इसमें। और ये क्वेश्चन का नंबर थोड़ा सा आप सोच में मत लाइएगा, क्योंकि नंबर 1, 2, 3, 4 को मैंने इधर उधर से क्वेश्चन लिए हैं तो नंबर भी चेंज हो गए हैं। तो जैसे मैंने कुछ हजार्डस लिए हैं तो हजार्डस के क्वेश्चन नंबर हैं इसमें, कुछ लिक्विड के हैं और कुछ उसका सॉलिड वेस्ट के हैं। तो इस क्वेश्चन के नंबर से कुछ मत सोचना, बस देखना, टेस्ट सीरीज करना है पूरा कंप्लीट। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट टाइप्स आर नॉट सुटेबल फॉर को कम्ब्यूशन इन सीमेंट क्लिन्स। कह रहा है सीमेंट की भट्टी होती है, सीमेंट भट्टी जो होती है उसमें ऐसा कौन सा वेस्ट है जो एक साथ जलाने के लिए सूटेबल नहीं है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ए कह रहा है क्लोरीन, बी कह रहा है हाइड्रोजन, सी कह रहा है कैल्शियम, डी कह रहा है कार्बोनेट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है इसमें, ए क्लोरीन। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है हाईली कंटामिनेटेड, जो अत्यधिक दूषित होते हैं वेस्ट, जो बहुत ज़्यादा विषैले होते हैं समझ लो। वेस्ट विद हाई वाटर, इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है वेस्ट में। क्लोरीन वाले वेस्ट, हैवी मेटल्स या फिर सल्फर कंटेंट वाले वेस्ट टाइप्स आर नॉट सूटेबल फॉर को कॉम्बिनेशन इन सीमेंट क्लिन्स। सीमेंट क्लिन्स मतलब सीमेंट की भट्टी में ये सब एक साथ जलाने के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या कह रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि इस जो फॉलोइंग बेस्ट टाइप्स, मतलब जिसमें अगर क्लोरीन हो या फिर जिस बेस्ट में क्लोरीन हो या हाइड्रोजन हो या कैल्शियम हो या कार्बोनेट हो, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ हो जिनको एक साथ जलाने के लिए सीमेंट भट्टी में सूटेबल नहीं होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है क्लोरीन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नॉन वोलाटाइल हैवी मेटल्स इन किल्न्स आर फिक्स्ड इनटू। जो नॉन वोलाटाइल हैवी मेटल्स होते हैं, बहुत ही हैवी धातु जो होती हैं, कैसे फिक्स की जाती हैं, आर फिक्स्ड इनटू, किस में फिक्स की जाती हैं। ऑप्शन कह रहा है ए क्लिंकर्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, बी कह रहा है फर्मस में, सी कह रहा है सॉलिड लंप में, डी कह रहा है स्लैग में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, आंसर नंबर ए क्लिंकर्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में। अभी बहुत से क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन ही समझ में बहुत से नहीं आएंगे, लेकिन करते रहो ये जान के कि टेस्ट सीरीज है ये। और जैसे जैसे लेक्चर करते जाएंगे एक एक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आगे, तो चीज़ें समझ में आती रहेंगी। और क्योंकि 1500 क्वेश्चन का टारगेट है हमारे पास में, इसलिए क्वेश्चन भी साथ साथ कराने ज़रूरी हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन रह जाएंगे। मेन प्रॉब्लम यही है कि सारा पेपर ऑब्जेक्टिव ही आना है, और अगर अभी क्वेश्चन नहीं कराएंगे थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते सारा टाइम निकल जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी हो नहीं पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसलिए साथ साथ में प्रैक्टिस करा रहे हैं। आगे चलते हैं, एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है द एल्कलाइन इन्वायरमेंट इन द क्लिन एब्जॉर्ब्स एंड नेचुरलाइज एसिड गैसेस एंड मेटल्स। नॉन वोलाटाइल हैवी मेटल्स इन क्लिन आर फिक्स्ड इनटू क्लिंकर्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो बस यहाँ पे मोटा मोटी बात यही समझ लो, जो नॉन वोलाटाइल हैवी मेटल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, किसे क्लिन में आर फिक्स्ड इनटू, किसे फिक्स किए जाते हैं, क्लिंकर्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में। तो हमारा आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं, अगला क्या है। कह रहा है व्हाट इज़ द कम्बशन टेम्परेचर रेंज इन सीमेंट क्लीन इंसिनरेशन। मतलब जब सीमेंट की भट्टी में जलाया जाता है वेस्ट को, तो क्या टेम्परेचर रखते हैं। तो है ए कह रहा है 1300 से 1600, बी कह रहा है 1350 से 1650, सी कह रहा है 1250 से 1450, डी कह रहा है 1235 से 1600। तो हमारा सही आंसर क्या है, आंसर नंबर बी 1350 से 1650। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है द कम्ब्यूशन टेम्परेचर रेंज इन सीमेंट क्लीन इंसुलेशन इज 1350 से 1650 डिग्री सेल्सियस होता है विद लॉन्ग फेज रेजिडेंस टाइम अप टू 10 सेकेंड। तो इसमें क्या हो गया, हमारा टेम्परेचर कितना रखना है, 1350 से 1650 डिग्री सेल्सियस। जो सीमेंट
क्लिंक का टेम्परेचर तो सीमेंट भट्टी का टेम्परेचर है बेस्ट जलाने के लिए वो 1350 से 1650 होता है। आगे चलते क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूजेस वेस्ट एज ए फ्यूल। तो इसमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें वेस्ट को यानी कूड़े को एज ए फ्यूल मतलब ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। तो किस में यूज किया जाता है, ए सीमेंट किल्न्स में, बी लेड मैन्युफैक्चरिंग में, सी एसिड मैन्युफैक्चरिंग में, डी सल्फर मैन्युफैक्चरिंग में। तो हमारा सही आंसर है ए सीमेंट किल्न्स में। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कह रहा है हीट एंड पावर प्लांट्स, ग्लास फर्नेसेस, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, लाइम एंड सीमेंट किल्न्स यूजेस वेस्ट एज ए फ्यूल। तो फ्यूल वेस्ट को यानी कूड़े करकट को ईंधन के रूप में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये देख लो। अगर इसके अलावा कुछ और भी पूछेंगे तब भी आप बता ले जाओगे। कह रहा है हीट एंड पावर प्लांट्स में, ग्लास फर्नेसेस में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, लाइम एंड सीमेंट किल्न्स यूजेस वेस्ट एज ए फ्यूल आर एज ए कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूजेस वेस्ट एज ए फ्यूल मतलब किस इंडस्ट्री में वेस्ट को फ्यूल के रूप में ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। तो कहाँ पे यूज़ करते हैं, सीमेंट किल्न्स में। अगला क्या कह रहा है, एनर्जी रिकवरी परसेंटेज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वेस्ट। कह रहा है जो एनर्जी मिलती है हमें वो वेस्ट से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं वो उसका परसेंटेज किस डिपेंड करता है, टाइप ऑफ वेस्ट यानी कैसा वेस्ट है। यानी हैवी वेस्ट है तो उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और थोड़ा हल्का वेस्ट है उससे कम एनर्जी मिलेगी। तो पूछ रहा है क्या जो एनर्जी रिकवरी का परसेंटेज होता है क्या वो टाइप ऑफ वेस्ट पर डिपेंड करता है, यानी किस टाइप का वेस्ट है इस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन हमारा ए है ट्रू, बी है फॉल्स। तो हमारा सही आंसर है बी फॉल्स। तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है एनर्जी रिकवरी परसेंटेज विल नॉट डिपेंड ऑन वेस्ट आर मेथड ऑफ कंब्यूशन, यानी कि उसके जलाने के मेथड पे या वेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। व्हाट एन अपॉर्चुनिटीज टू सेल लो ग्रेड हीट एज वेल एज एनर्जी। तो ये फॉल्स हो गया। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंट ऑफ एनर्जी रिकवर्ड if the steam is condensed before reintroduced to system। कह रहा है कि मैक्सिमम परसेंट ऑफ एनर्जी रिकवर किया जाता है इफ़ द स्टीम जो भाप कंडेंस भाप निकलेगी बिफोर री इंट्रोड्यूस टू सिस्टम मतलब दोबारा सिस्टम में जाने से पहले जो एनर्जी निकलेगी वो क्या है, उसका मैक्सिमम परसेंट कितना होगा, कितना रिकवरी करेगी एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी मिलेगी। तो हमारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ए 25, बी 35, सी 45, डी 55। तो हमारा आंसर नंबर बी 35 यानी 35%। एक्सप्रेशन देख लो एक बार। कह रहा है द मैक्सिमम परसेंट ऑफ एनर्जी रिकवर्ड इफ द स्टीम इज कंडेंस्ड बिफोर री इंट्रोड्यूस्ड टू सिस्टम इज 35 बिकॉज ऑफ कंडेंसिंग लॉसेज। तो मैक्सिमम परसेंट ऑफ एनर्जी रिकवर्ड कितना किया जाएगा, 35%। तो हम अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है, एनर्जी रिकवरी इज टिपिकली बाय प्रोडक्शन ऑफ। एनर्जी रिकवरी कैसे होती है, क्या बनने से प्रोडक्शन से होती है, गैस, बी हीट, सी लाइट, डी स्टीम। तो हमारा आंसर है सही डी स्टीम यानी भाप से। तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है एनर्जी रिकवरी इज टिपिकली बाय प्रोडक्शन ऑफ स्टीम मतलब भाप निकलने से एनर्जी रिकवरी होती है विच इज़ ड्राइवन थ्रू ए टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें टरबाइन के थ्रू क्या करते हैं, बिजली को बनाया जाता है। अगला क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंब्यूशन टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड कंटेनर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्लोज यानी बंद कंटेनर में कौन सी चीज़ जलाई या दहन की जाती है, टेक्स प्लेस में क्लोज कंटेनर। तो देख लेते हैं हमारा क्या है, इसको क्या नाम दिया गया ये पूछ रहा है। मतलब जो प्रोसेस होगी मतलब कि एक क्लोज कंटेनर होगा कोई, उसमें ऑक्सीजन तो होगी मतलब बनाई जाएगी, ऑक्सीजन डाली जाएगी, कुछ किया जाएगा मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट होगी, उसमें ऑक्सीजन रहेगी। तो उसमें क्या करेंगे हम, जब हम कुछ जलाते हैं ऐसे में तो उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है रोटेरी क्लीन कहते हैं, बी कह रहा है फ्लूइडाइज्ड बेड कहते हैं, सी कह रहा है पायरोलिसिस कहते हैं, डी कह रहा है
गैसिफिकेशन कहते हैं। तो हमारा सही आंसर है सी, पायरोलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पायरोलिसिस कहते हैं। तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है गैसिफिकेशन इज ए पार्शियल combustion process that takes place in a closed container in the presence of oxygen and end product include hydrogen and methane। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? सी, पायरोलिसिस। आगे चलते हैं। वैसे इसका आंसर सी नहीं होगा, शायद सी गलत मैंने लिख दिया है। इसका आंसर गैसिफिकेशन होगा। तो इसका आंसर गैसिफिकेशन मान के चलना, सी वाला सही नहीं है, पायरोलिसिस नहीं है, गैसिफिकेशन इसका आंसर है। क्योंकि एक्सप्रेशन में क्लियर है कि इसका आंसर गैसिफिकेशन ही होगा। शायद मैंने आंसर सी गलत लिख दिया था, सॉरी उसके लिए। इसका डी आंसर होगा गैसिफिकेशन। आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंब्यूशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर प्री ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। जो हेल्थ केयर वेस्ट होता है उसके प्री ट्रीटमेंट में, मतलब उसको पहले ही ठीक करने में कौन सी कंब्यूशन या जलाने की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? दहन की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? किसमें जला दहन मतलब किसमें उसको ट्रीटमेंट किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है रोटरी क्लीन में, बी फ्लूइडाइज्ड बेड, सी पायरोलिसिस, डी रोटरी फर्नेस। तो ऑप्शन नंबर सी है पायरोलिसिस। कह रहा है पायरोलिसिस यूज्ड फॉर प्री ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। हेल्थ केयर वेस्ट में यूज किया था प्री ट्रीटमेंट में। विच कंसिस्ट ऑफ मटेरियल सच एज बैंडेज, ऑर्गेनिक मटेरियल, प्लास्टिक्स, सेफ्टी क्लॉथ, सिरिंज, ट्यूब। मतलब इन सबको क्या किया जाता है? मान लो सिरिंज को पानी में 15 मिनट उबालते हैं ना, गर्म करते हैं, फिर उसको दोबारा यूज कर सकते थे, पहले ऐसे होता था। तो उसी चीज़ को बोल रहा है, प्री ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है मैन्युफैक्चर ऑफ चारकोल इज एग्जाम्पल ऑफ पायरोलिसिस। कह रहा है जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, चारकोल को बनाया जाता है, क्या पायरोलिसिस का एग्जाम्पल है? पायरोलिसिस के बारे में मैंने नोट्स बनाया है, उसका वीडियो लेक्चर बनाया, उसमें ज़रूर देख लेना व्हाट इज़ पायरोलिसिस होता क्या है। तो हमारा ए है ट्रू, बी है फॉल्स। तो ये है ट्रू, मतलब जो चारकोल बनता है वो पायरोलिसिस का एग्जाम्पल है। तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है पायरोलिसिस इज पार्शियल कम्बशन इन क्लोज कंटेनर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरोलिसिस क्या होता है? जो क्लोज कंटेनर में तो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। यानी पायरोलिसिस में, गैसिफिकेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, पायरोलिसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ चारकोल इज एग्जाम्पल ऑफ पायरोलिसिस विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंब्यूशन टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉयज परसिस्टेंट क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। कह रहा है कि ऐसी कौन सी दहन की टेक्नोलॉजी है जो ख़त्म कर देती है परसिस्टेंट क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन को। तो देख लेते हैं। ए क्या है? रोटरी क्लीन, बी फ्लूइडाइज्ड बेड, सी पायरोलिसिस, डी रोटरी फर्नेस। तो हमारा आंसर नंबर बी सही है, फ्लूइडाइज्ड बेड। जो फ्लूइडाइज्ड बेड है वो क्या करता है? जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है परसिस्टेंट, उसको ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है फ्लूइडाइज्ड बेड कंब्यूशन टेक्नोलॉजी ऑपरेट्स एट टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 650 से 775 के बीच में होता है डिग्री सेल्सियस एंड डिस्ट्रॉय हाईली परसिस्टेंट क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आगे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंब्यूशन इनेबल्स ऑपरेटर टू कंट्रोल रेजिडेंस टाइम एंड टेम्परेचर। कह रहा है इसमें से कौन सा दहन का तरीका है ऑपरेटर का कंट्रोल करता है रेजिडेंस टाइम को और टेम्परेचर को। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है रोटरी क्लीन, बी कह रहा है फ्लूइडाइज्ड बेड, सी कह रहा है पायरोलिसिस, डी कह रहा है रोटरी फर्नेस। तो हमारा सही आंसर क्या है? आंसर नंबर बी फ्लूइडाइज्ड बेड। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है फ्लूइडाइज्ड बेड कंब्यूशन टेक्नोलॉजी इनेबल्स ऑपरेटर टू कंट्रोल रेजिडेंस टाइम
and sustain stable temperatures and has good gas to solid contact characteristics। तो चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। नंबर पे जब मत जाना, अभी तो बस क्वेश्चन पे ही देखना कि क्वेश्चन में करने हैं। तो अगला कह रहा है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हैजार्डस कंपोनेंट्स इज डन इन फर्स्ट चैम्बर ऑफ रोटरी क्लीन। देखो ये आपको ये बात समझ में अभी नहीं शायद आ रही हो, शायद कुछ लोगों को आ भी रही हो। ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन उस चीज़ से है जब हैजार्डस वेस्ट को मैनेजमेंट करते हैं, मतलब उसको कहाँ जलाते हैं, हैजार्डस वेस्ट को कहाँ कहाँ ख़त्म करते हैं, कैसे कैसे उसका मैनेजमेंट करते हैं, ये उस चीज़ की क्वेश्चन है। इसलिए इसमें रोटरी क्लीन ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब इसको पढ़ाएंगे जब कहाँ कहाँ ख़त्म करते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा। अभी तो मैंने टेस्ट सीरीज के हिसाब से लिया है, तो चीज़ों को टेस्ट सीरीज के हिसाब से ही सॉल्व करिए। अभी लेक्चर सारे हो जाएंगे जब साथ साथ में, तब आप उसको करके तब फिर करेंगे तो आपका कम से कम 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन का। आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे इसका आंसर ये होगा। नहीं तो अगर अभी लेक्चर ही सारे शुरू कर देंगे ना, तो फिर अब हम आपको बता रहे हैं ना, सारा वही पढ़ाते पढ़ाते सब टाइम निकल जाएगा और लास्ट में जहाँ जितना भी क्वेश्चन दे आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे इकट्ठा। तो कह रहा है, चलो देख लेते हैं फिर से। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हैजार्डस कंपोनेंट, मतलब पूरी तरीके से जो हैजार्ड वेस्ट होता है क्या कंप्लीट यानी ख़त्म होता है इन फर्स्ट चैम्बर ऑफ रोटरी क्लीन, मतलब जो फर्स्ट चैम्बर होता है रोटरी क्लीन का उसी में ख़त्म हो जाता है। तो ए कह रहा है ट्रू, बी कह रहा है फॉल्स। तो सही आंसर देख लेते हैं क्या, आंसर नंबर बी फॉल्स, यानी कि ऐसा नहीं होता है। तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है द क्लीन इज ऑपरेटेड अराउंड 1200 डिग्री Celsius and off gas from first chamber is then combusted in secondary chamber to reduce particulates and to ensure complete destruction of hazardous component। कह रहा है जो भट्टी होती है वो ऑपरेट किस पे की जाती है, अराउंड कितने टेम्परेचर पे, 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर चलती है। और फर्स्ट चैम्बर, इसके बाद में क्या होता है, दूसरे चैम्बर में सेकेंडरी चैम्बर में दहन होता है। तब इस सेकेंडरी चैम्बर में जाके क्या होता है, पार्टिकल्स छोटे छोटे होते जाते हैं एंड द इंश्योर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तब सेकेंड चैम्बर में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हैजार्डस कंपोनेंट्स का होता है। तो आगे चलते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज प्लांट कैपेसिटी ऑफ रोटरी क्लीन इंसिनेटर। कह रहा है जो एवरेज कैपेसिटी जो रोटरी क्लीन लगाई जाती है, जो इंसिनेटर दहन के लिए लगाया जाता है, जलाने के लिए वेस्ट को जो मतलब प्लांट लगाया जाता है उसकी, उसमें जो रोटरी क्लीन होता है उसका कितना एवरेज कैपेसिटी कितना होता है, ये पूछ रहा है। मतलब जो दहन के लिए, जलाने के लिए, इंसिनेटर के लिए, कूड़े करकट को जलाने के लिए जो प्लांट लगाया जाता है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है रोटरी क्लीन की, देख लेते हैं। ए कह रहा है 20,000 से 50,000 टन पर ईयर, बी कह रहा है 25,000 से 50,000 टन पर ईयर, सी कह रहा है 20 लाख से 5,40,222 टन पर ईयर, डी कह रहा है 45,69,16 से 5,95,263 टन पर ईयर। तो हमारा सही आंसर क्या है, आंसर नंबर बी 25,000 से 50,000 टन पर ईयर। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है द एवरेज प्लांट कैपेसिटी ऑफ रोटरी क्लीन इंसिनेटर कितनी है, 25,000 से 50,000 टन पर ईयर एंड बेस्ट कैन बी इधर सॉलिड लिक्विड आर ड्रम्ड बेस्ट, यानी बेस्ट कैसा भी हो, इसकी जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी है रोटरी क्लीन की कितनी होती है, 25,000 से 50,000 टन पर ईयर। आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्नेसेस विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, इसमें कौन सी भट्टी है जो हाई टेम्परेचर रखती है। तो हमारा ऑप्शन देख लीजिए, ए बेड प्लेट, बी फ्लूइडाइज्ड बेड, सी इंसिनरेशन ग्रेड, डी कह रहा है रोटेरी। तो हमारा एक्सप्रेशन देख लेते हैं, आंसर इसका डी है रोटेरी। तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है इन रोटेरी फर्नेस वेस्ट आर प्लेस्ड इन रिफैक्ट्री लाइन फर्नेस विच रोटेट्स इटसेल्फ एंड इज डिजाइन टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि रोटेरी जो बनाई जाती है वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए ही बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द
बेस्ट कम्बशन टेक्निक इज ऑप्टेड फॉर सॉलिड बेस्ट ट्रीटमेंट। कह रहा है दहन का कौन सी टेक्निक है जो ऑप्टेड किया थी किसके लिए, सॉलिड बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारा आंसर देख लेते हैं। ए कह रहा है बेड प्लेट, बी कह रहा है फ्लूइडाइज्ड बेड, सी कह रहा है इंसिनरेशन ग्रेड, डी कह रहा है रोटेरी। तो हमारा आंसर है सी इंसिनरेशन ग्रेड। आंसर सी हो गया इंसिनरेशन ग्रेड। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हो सकता है थोड़ा मैं सही से बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। फिर क्या एक्सप्रेशन में क्या कह रहा है, इंसिनरेशन ग्रेड्स आर यूज टू ट्रीट सॉलिड वेस्ट सच एज म्यूनिसिपल वेस्ट विच डू नॉट कंप्राइज लिक्विड पेस्ट आर स्लजेस दैट वुड रन थ्रू गेट। मतलब अब फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कम्बशन टेक्निक कौन सी दहन की टेक्निक है जो और ली जाती है, ऑपरेट की गई है सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारी कौन सी है, इंसिनरेशन ग्रेड। आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कम्बशन फर्नेस इज ऑप्टेड फॉर बेस्ट ऑफ सेम साइज एंड डेंसिटी। कह रहा है इसमें से कौन सी जो दहन फर्नेस यानी भट्टी है जो ली जाती है किस चीज़ के लिए, जिसमें कूड़े का जो साइज भी सेम हो और डेंसिटी भी सेम हो। तो कौन सी इसमें से यूज की जाएगी। ए कह रहा है बेड प्लेट यूज की जाएगी, बी फ्लूइडाइज्ड बेड यूज किया जाएगा, सी इंसिनरेशन गेट यूज किया जाएगा, डी रोटेरी यूज किया जाएगा। तो हमारा आंसर है बी फ्लूइडाइज्ड बेड यूज किया जाएगा। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है फ्लूइडाइज्ड बेड फर्नेस इज मोर सुटेबल फॉर बेस्ट ऑफ सेम साइज एंड डेंसिटी। तो फ्लूइडाइज्ड बेड फर्नेस क्या होता है, बहुत सुटेबल होती है ऐसे वेस्ट के लिए जिसमें सेम साइज और डेंसिटी होता है, एंड फॉर वेस्ट विच हैव बीन प्री हीटेड टू रिड्यूस देम इन साइज। और किस लिए बेस्ट होती है, जो पहले से ही गर्म होते हैं, रिड्यूस देम साइज में छोटा कर देते हैं। तो ये देख लेते हैं जो सेम साइज और डेंसिटी के जो बेस्ट होते हैं उसके लिए फ्लूइडाइज्ड बेड ज़्यादा सूटेबल होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बशन टेक्निक वेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड टू ए बेड ऑफ सैंड विच इज केप्ट इन सस्पेंशन। कह रहा है कि ऐसे दहन टेक्निक में जिसमें बेस्ट क्या क्या इंट्रोड्यूस टू ए बेड ऑफ सैंड, मतलब बालू के बेड पे रखा जाता है सस्पेंशन में। तो कौन सी होती है, ए कह रहा है बेड प्लेट, बी कह रहा है फ्लूइडाइज्ड बेड, सी कह रहा है इंसिनरेशन ग्रेड, डी कह रहा है रोटेरी। तो हमारा आंसर नंबर बी सही है, फ्लूइडाइज्ड बेड। तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है इन फ्लूइडाइज्ड बेड फर्नेस वेस्ट इज इंट्रोड्यूस इनटू ए बेड ऑफ सैंड एंड हीटेड सेवरल 100 डिग्री टू प्रोवाइड इनर्शिया एंड सफिशिएंट कम्बशंस। फ्लूइडाइज्ड बेड में फर्नेस में बेस्ट में कहाँ रखा जाता है, बेड ऑफ सैंड पे, बालू के बेड पे, एंड हीटेड सेवरल 100 डिग्री पे। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बशन टेक्नोलॉजी सुटेबल फॉर होमोजीनियस एंड वेट बेस्ट। कह रहा है ऐसी कौन सी जो दहन की टेक्निक है जो सुटेबल है ऐसे बेस्ट के लिए जो होमोजीनियस होते हैं एंड वेट बेस्ट होते हैं, गीले बेस्ट होते हैं जिसमें पानी वानी होता है। तो ए कह रहा है बेड प्लेट, बी कह रहा है फ्लूइडाइज्ड बेड, सी कह रहा है इंसिनरेशन ग्रेड, डी कह रहा है रोटेरी। तो हमारा से आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए बेड प्लेट। तो बेड प्लेट फर्नेस इज सुटेबल फॉर होमोजीनियस एंड वेट वेस्ट। इसमें मोटा माटी समझ लो जो गीला कूड़ा होता है उसके लिए सबसे बेस्ट कौन होता है, बेड प्लेट होता है। एज ए स्लज केक एंड पेस्ट्री बेस्ट जो निकलता है उसके लिए बेड प्लेट सुटेबल होता है। आगे चलते हैं। कह रहा है डैश फर्नेस यूजेस फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी टू हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ वेस्ट। कौन सी फर्नेस यानी भट्टी यूज की जाती है ग्रेविटी टू हेल्प मिक्सिंग ऑफ वेस्ट, यानी बेस्ट को मिलाने के लिए आपस में कौन सी भट्टी यूज की जाती है। तो ए कह रहा है बेड प्लेट, बी कह रहा है फ्लूइडाइज्ड बेड, सी कह रहा है इंसिनरेशन ग्रेड, डी कह रहा है रोटेरी। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर ए है बेड प्लेट। तो बेड प्लेट फर्नेस यूज की जाती है किस लिए, मिक्सिंग ऑफ बेस्ट को मिक्स करने के लिए। आगे चलते हैं। कह रहा व्हाट इज द एमिशन लिमिट फॉर डॉक्सिन्स एज पर यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में डॉक्सिन एमिशन लिमिट कितनी है डॉक्सिन के लिए, आंसर नंबर ए 0.1।
कह रहा है कि 0.1 Ng TeQ अपॉन न्यूटन मीटर क्यूब इज द लिमिट फॉर डायऑक्सिन्स एज पर यूरोपियन यूनियन वेयर TeQ रिप्रेजेंट एग्री टॉक्सिक इक्विवेलेंट। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन बहुत से ढेर सारे समझ में भी आएंगे, बहुत से भी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, आप डेली प्रैक्टिस करते रहो। अगला क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉलिड रेसिड्यूज फ्रॉम इंसिनरेशन। सॉलिड रेसिड्यू फ्रॉम इंसिनरेशन मतलब जलाने से कौन सी सॉलिड मिलती है चीज़ें। ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है स्लैग, फ्लाई एश, APC। बी कह रहा है क्लिंक, एस, BPC। सी कह रहा है गैस स्लैश APC। डी कह रहा है लिक्विड। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉलिड रेसिड्यूज फ्रॉम इंसिनरेशन। मतलब जलाने से जो सॉलिड अपशिष्ट या सॉलिड ठोस प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ए स्लैग, फ्लाई एश, APC। बी कह रहा है क्लिंक, एस, BPC। सी कह रहा है गैस स्लैग, APC। डी कह रहा है लिक्विड्स, एस स्लैग। तो हमारा आंसर नंबर ए सही है, स्लैग, फ्लाई एश एंड APC। ये चीज़ें प्राप्त होती हैं ठोस के रूप में जो हम वेस्ट को इंसिनरेशन करते हैं या जलाते हैं। इसका एक्सप्रेशन देख ले रहे हैं, कह रहा है स्लैग्स आर बॉटम एश, फ्लाई एश, फाइन एयर बोर्न एश एंड एयर pollution कंट्रोल, APC रेजिड्यूज आर द सॉलिड रेजिड्यूज फ्रॉम इंसिनरेशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ वेस्ट इंश्योर्स। जो मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ वेस्ट इंश्योर्स करती है किस चीज़ के लिए। ए फ्लैश पॉइंट के लिए, बी इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सी हाइड्रोकार्बन मिक्सिंग के लिए, डी लेस वाटर रिक्वायरमेंट के लिए। तो हमारा आंसर है बी इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैकेनिकल मिक्सिंग किसके लिए यूज़ करती है, वेस्ट को कैसे बना देती है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, एक समान फैला देती है। तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं, कह रहा है मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ वेस्ट बिफोर दे फेड इनटू द फर्नेस हेल्प टू इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एरिएशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कंसीडर्ड फॉर कम्ब्यूशंस। कौन से बेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी है जो कंसीडर की जाती है, समझी जाती है कम्ब्यूशन के लिए, दहन के लिए। तो ए कह रहा है फ्लैश पॉइंट, बी कह रहा है एनर्जी पॉइंट, सी कह रहा है बर्निंग पॉइंट, डी कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट। सही आंसर देख लेते हैं, क्या इसका आंसर नंबर ए फ्लैश पॉइंट। एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है फ्लैश पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर। फ्लैश पॉइंट ऐसे टेम्परेचर को डिफाइन करता है एट विच जिसपे फ्लेमेबल वेस्ट गिव्स ऑफ इनफ वेपर, यानी ज़्यादा भाप देता है, इनफ टू कैच फायर, आग लगने के लिए, व्हेन इग्नाइटेड एंड इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर कम्ब्यूशन। और एक कम्ब्यूशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। अगला क्या है, डैश ऑफ हैजार्डस वेस्ट प्लेज ए मेजर रोल इन डिजाइनिंग कम्ब्यूशन यूनिट। कह रहा है कौन सा जिसमें वैल्यू है वो हैजार्डस वेस्ट के लिए प्लेज मेजर रोल निभाता है, नहीं बहुत बड़ा, जिसका रोल होता है डिजाइनिंग कम्ब्यूशन यूनिट। कम्ब्यूशन दहन भट्टी को बनाने के लिए, कम्ब्यूशन यूनिट को बनाने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए कौन सी चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखती है। मतलब जो हैजार्डस वेस्ट होता है उसको जलाने के लिए या दहन करने के लिए कौन सी वैल्यू इम्पोर्टेंस रखती है बहुत ज़्यादा। तो ए है कैलोरीफिक वैल्यू, बी कह रहा है केमिकल वैल्यू, सी कह रहा है एनर्जी वैल्यू, डी कह रहा है फ्यूल वैल्यू। तो सही आंसर हमारा है आंसर नंबर ए कैलोरीफिक वैल्यू। एक्सप्रेशन देख ले रहे हैं, कह रहा है हीट और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हैजार्डस वेस्ट प्लेज ए मेजर रोल इन डिजाइनिंग कम्ब्यूशन यूनिट। ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू इज यूज टू डिस्क्राइब हीट वैल्यू। जो ग्रॉस और नेट कैलोरीफिक वैल्यू होती है किस लिए यूज़ की जाती है, डिस्क्राइब हीट वैल्यू को यूज़ करने के लिए, यानी कि हीट वैल्यू को शो करने के लिए। आगे क्या कह रहा है, क्या रेजिडेंस टाइम ऑफ वेस्ट इज रिसाइडेंस टाइम ऑफ वेस्ट इन कम्ब्यूशन जोन इज कितने सेकंड का होता है रिसाइडेंस टाइम कम्ब्यूशन जोन में। ए कह रहा है 1, बी कह रहा है 2, सी कह रहा है 3, डी कह रहा है 4।
तो हमारा आंसर है बी 2 सेकेंड। एक्सप्रेशन देख ले रहे क्या क्या कह रहा है द रेसिडेंस टाइम ऑफ वेस्ट इन कंबशन जोन इज 2 सेकेंड एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 850 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर कितना होता है 850 डिग्री सेल्सियस। देखो जितने क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना रहे हैं इसमें भी कुछ लाइन नोटेड वाली हैं, तो उसको नोट डाउन करते चलना, वीडियो बार बार देख के नोट डाउन कर लेना जो जो चीज़ें हैं उसमें, जिससे कि अच्छे से मतलब मान लेते हैं अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो एक्सप्रेशन में दिया होगा वही कुछ पूछ लेगा तो आपके काम आ जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है फेरस मटेरियल्स आर कम्बस्टेबल। कह रहा है जो फेरस मटेरियल होता है वो दहन योग्य होता है। तो कह रहा है ए ट्रू, बी कह रहा है फॉल्स। तो इसमें बी फॉल्स है, नहीं गलत है। एक्सप्रेशन क्या कह रहा है 20% ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड 30% ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट इज इनकम्बस्टेबल, मतलब दहन योग्य नहीं होता है। दिस इंक्लूड्स फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल सच एज आयरन एंड एल्युमिनियम, जिसमें लोहा और एल्युमिनियम भी होते हैं जिनको क्या करते हैं नहीं जलने योग्य होते हैं, दहन योग्य नहीं होते हैं। अगला क्या कह रहा है %% ऑफ वेस्ट बाई वेट रिमेन्स आफ्टर कम्बशन। तो कितना % वेस्ट वेट में बचा रहता है दहन के बाद में। मान लेते कोई कूड़ा लाया ढेर सारा, उसको जलाया गया, दहन किया गया, तो कितना लास्ट में बचा रहेगा अपने % का, मतलब कितना 100% उसको कितना % बचा रहेगा ऐसे पूछ रहा है। तो आंसर देख लेते। कह रहा है ए 20 से 35%, बी कह रहा है 20 से 40%, सी कह रहा है 40 से 50%, डी कह रहा है 30 से 50%। तो हमारा आंसर नंबर ए सही है 20 से 35%। एक्सप्रेशन देख ले रहे हैं। कह रहा है 20 से 35% ऑफ वेस्ट बाई वेट रिमेन्स आफ्टर कम्बशन एंड 90% वेस्ट वॉल्यूम रिड्यूस अचीव्ड, यानी कि 90% तो रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन आ जाता है वेस्ट में, यानी वेस्ट को जलाया जाता है तो अपने मतलब जितना वेस्ट होता है उसका 20 से 35% वेस्ट बचता है, रिमेन्स रहता है। अगला क्या कह रहा है थर्मल प्रोसेसिंग रिड्यूस्ड हैजार्ड फ्रॉम वेस्ट। कह रहा थर्मल प्रोसेसिंग जो होती है रिड्यूस कर देती है हैजार्ड फ्रॉम वेस्ट से। कह रहा ए ट्रू है, बी फॉल्स। तो सही आंसर हमारा ए है ट्रू। तो थर्मल प्रोसेसिंग जो होती है रिड्यूस कम कर देती है हैजार्ड को वेस्ट से। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है थर्मल प्रोसेसिंग रिड्यूस हैजार्ड फ्रॉम वेस्ट प्रोवाइड्स एनर्जी रिकवरी अपॉर्चुनिटीज़, मतलब एनर्जी भी मिलती है उससे, वैल्यूम रिडक्शन होता है एंड मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट डिस्पोजल टू लैंडफिल के लिए, मतलब ज़मीन में उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही मिनिमम रह जाता है। अगला क्या है हमारा कह रहा है डैश एमिशन इज साइटेड एज एन इश्यू फ्रॉम इंसिनरेशन। क्या जो एमिशन इज एक इश्यू है, जलाने से मतलब वेस्ट को जलाने से एक इशू बनता है एमिशन का। तो कह रहा है क्या निकलता है उससे, क्या एमिशन होता है, क्या निकलता है उससे वेस्ट से। ए कार्बन, बी डाइऑक्सीन, सी सल्फर, डी नाइट्रोजन। तो हमारा सही आंसर है आंसर नंबर बी डाइऑक्सीन निकलता है। ये इसका इमिशन होता है, कब निकलता है जलाने से वेस्ट को। एक्सप्रेशन देख ले रहे हैं। कह रहा है डाइऑक्सीन इमिशन इज साइटेड एज एन इश्यू फ्रॉम इंसिनरेशन। ग्रीन पीस हैज इंटरनेशनल हैज एंटी इंसिनरेशन कैंपेन बेस्ड ऑन रिलीज ऑफ डाइऑक्सीन एट वेरियस एरियाज। कह रहा है इंटरनेशनल कैंपेन भी रखा गया कि ग्रीन पीस के लिए, जिससे कि कूड़े को जलाने से डाइऑक्सीन इमिशन को थोड़ा कम किया जा सके। अगले चलते हैं। कह रहा है डैश फ्रॉम कम्बशन ऑफ वेस्ट रिड्यूस कॉस्ट। कह रहा है कि इसमें भरो क्या आएगा फ्रॉम कम्बशन, मतलब दहन से वेस्ट के रिड्यूस्ड कॉस्ट। क्या रिड्यूस्ड कॉस्ट होगी, क्या जलाने से रिड्यूस कॉस्ट होगी। तो देख लेते हैं क्या आंसर को पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है केमिकल एनालाइज करने से, बी कह रहा है मेटल्स, सी कह रहा है मटेरियल रिकवरी से, डी कह रहा है LCA। आंसर नंबर सी मटेरियल रिकवरी से। एक्सप्रेशन देख ले रहे हैं। कह रहा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कॉस्ट हायर देन अदर ट्रीटमेंट मेथड, द अपॉर्चुनिटी टू रिकवर मटेरियल्स एंड एनर्जी फ्रॉम कम्बशन ऑफ बेस्ट रिड्यूस्ड कॉस्ट, यानी कि बेस्ट को जलाने से एनर्जी मिल सकती है बेस्ट रिड्यूस्ड कॉस्ट, बेस्ट की कॉस्ट भी रिड्यूस
होगी। तो हमारा से आंसर क्या है, आंसर नंबर सी, मटेरियल रिकवरी करने से फ्रॉम कमीशन से बेस्ट रिड्यूस कॉस्ट, बेस्ट की जो कॉस्ट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब कि दहन जलाने के दहन करने के बाद में वेस्ट में जो मिलता है, अगर हम उसको मटेरियल रिकवरी से मटेरियल रिकवरी करते हैं तो हमें क्या होगा, वेस्ट की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, थर्मल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज आर डिफरेंटेड बाई डिफ्रेंशिएटेड। कह रहा है थर्मल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज आर डिफ्रेंशिएटेड बाई, किसे डिफ्रेंशिएटेड की जाती है, थर्मल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी किससे डिफ्रेंशिएटेड की जाती है। ए कह रहा है टाइप ऑफ ग्रेड से, बी कह रहा है केमिकल से, सी कह रहा है एनर्जी से, डी कह रहा है टेम्परेचर से। तो हमारा आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर ए, टाइप ऑफ ग्रेड से क्या होता है, थर्मल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। आंसर देख लेते क्या है, एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, थर्मल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज आर डिफ्रेंशिएटेड बाय टाइप ऑफ ग्रेड used in the process. Some technologies are developed to handle broad range of hazardous waste. आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ एनारोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस। कह रहा है कौन सा पैरामीटर जो इफेक्ट करता है ऑपरेटिंग कंडीशन को एनारोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस में। ए कह रहा है इन्फ्लुएंट क्वालिटी, बी कह रहा है केमिकल्स, सी कह रहा है हाइड्रोकार्बन, डी कह रहा है सल्फर। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर ए, इन्फ्लुएंट क्वालिटी। जो इन्फ्लुएंट क्वालिटी होती है वो क्या करती है, अफेक्ट करती है पैरामीटर को एनारोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस में। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, क्या कह रहा है, इन्फ्लुएंट क्वालिटी द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द रिएक्टर एंड the quality of the reactor environment affect operating conditions of anaerobic treatment process। आगे चलते हैं, कह रहा है that the treatability of the hazardous waste depends upon डैश कंटेंट। कह रहा जो उसको ट्रीट किया जाता है hazardous waste को किस पर डिपेंड करता है, ए कार्बन, बी हाइड्रोकार्बन, सी नाइट्रेट, डी सल्फर। किस पर डिपेंड करता है, किस कंटेंट पे, आंसर नंबर बी हाइड्रोकार्बन पे। तो क्या कह रहा है, फिर से देख लेते हैं, द ट्रीटेबिलिटी ऑफ द हैजार्डस वेस्ट डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोकार्बन कंटेंट। फिर एक्सप्रेशन देख ले रहे हैं, क्या कह रहा है, द ट्रीटेबिलिटी ऑफ द हैजार्डस वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन कंटेंट टू एन एरोबिक बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, एन एरोबिक ट्रीटमेंट इज मेडिएटेड थ्रू। जो एन एरोबिक ट्रीटमेंट होता है किसके बीच से गुजरता है, ए कह रहा है एंजाइम कैटालिसिस से, बी कह रहा है एंजाइम से, सी कह रहा है केमिकल, डी कह रहा है सल्फर। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, आंसर नंबर ए, एंजाइम कैटालिसिस से, एंजाइम कैटालिसिस से गुजरता है। तो एक्सप्रेशन देख ले रहे हैं, कह रहा है एन एरोबिक ट्रीटमेंट इज मेडिएटेड थ्रू एंजाइम कैटालिसिस एंड डिपेंड्स ऑन मेंटेनिंग ए बैलेंस ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन। अगला हमारा क्या है, कह रहा द हीट वैल्यू इन ए डाइजेशन टैंक ऑफ एन एनारोबिक प्रोसेस। तो हीट वैल्यू कितनी होती है डाइजेशन टैंक में एनारोबिक प्रोसेस में, ए कह रहा है 210, बी कह रहा है 220, सी कह रहा है 230, डी कह रहा है 240। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी 220। एक्सप्रेशन देख ले रहे हैं, द हीट वैल्यू इन ए डाइजेशन टैंक ऑफ एन एरोबिक प्रोसेस इज 220 kg अपॉन एम क्यूब विद अबाउट 0.94 एम क्यूब ऑफ गैस फॉर्म पर किलोग्राम ऑफ VSS डिस्ट्रॉयड एंड अबाउट 60% मेथेन। तो हमारा आंसर नंबर बी सही हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है एन एरोबिक डाइजेशन इज जनरली अप्लाइड टू BOD वेस्ट अबव। कह रहा है एन एरोबिक डाइजेशन जनरली मतलब अप्लाई किया जाता है किसके लिए, BOD वेस्ट अबव। कितना ppm अबव से अप्लाई किया जाता है, 3000, बी 6000, सी 9000, डी 12000। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर बी 6000। तो एन एरोबिक डाइजेशन इज जनरली अप्लाइड टू BOD वेस्ट अबव
6000 ppm। एक्सप्रेशन देख ले रहे हैं, कह रहा है टू मेक द प्रोसेस इकोनॉमिकल सफिशिएंट मेथन हैज़ टू बी जनरेटेड टू मेंटेन टेम्परेचर। कह रहा है कि जो प्रोसेस होती है इसको इकोनॉमिकली सही बनाने के लिए सफिशिएंट मेथड होनी चाहिए, जनरेट टू मेंटेन टेम्परेचर बढ़ाए रखने के लिए। देयरफॉर एन एरोबिक डाइजेशन इज जनरली अप्लाइड टू बीओडी बेस्ट अबव 6000 ppm। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है सोडियम एंड पोटेशियम आयंस काज स्ट्रॉन्ग इनहेबिशन अबव ppm। कह सोडियम और पोटेशियम के जो आयन होते हैं काजेस मतलब कारण बनते हैं स्ट्रॉन्ग इनहेबिशन अबव कितने ppm पे, ए 10, बी 100, सी 1000, डी 10,000। तो हमारा आंसर हो गया डी 10,000। तो सोडियम एंड पोटेशियम आयन काज स्ट्रॉन्ग इनहिबिशन अबव कितने पे, 10,000 ppm पे। एक्सप्रेशन देख ले रहे हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है सोडियम एंड पोटेशियम आयंस काज स्ट्रॉन्ग इनहिबिशन अबव 10,000 ppm एंड क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैन इंड्यूस कंप्लीट फेलियर ऑफ ए डिजास्टर एट कंसंट्रेशंस ऑफ 1 ppm। आगे चलते हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सॉल्यूबल आयंस ऑफ हैवी मेटल्स आर टॉक्सिक अबव ppm इन इंडस्ट्रियल वेस्ट। कह रहा है सॉल्यूबल जो आयंस होते हैं हैवी मेटल्स के वो टॉक्सिक होते हैं किस किस ppm के ऊपर, तो देख लेते हैं। ए कह रहा है 1, बी कह रहा है 2, सी कह रहा है 3, डी कह रहा है 4। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, आंसर नंबर बी 2, यानी सॉल्यूबल आयंस ऑफ हैवी मेटल्स आर टॉक्सिक अबव 2 ppm इन इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो एक्सप्रेशन देख ले रहे हैं, कह रहा है सॉल्यूबल आयंस ऑफ हैवी मेटल्स इन इंडस्ट्रियल वेस्ट आर टॉक्सिक अबव 2 ppm बट देयर इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट्स आर नॉट। आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज टॉक्सिक टू मेथाजोनिक बैक्टीरिया। कौन सी गैस टॉक्सिक होती है मेथाजोनिक बैक्टीरिया के लिए। ए कह रहा है कार्बन, बी कह रहा है सल्फर, सी कह रहा है नाइट्रोजन, डी कह रहा है ऑक्सीजन। सही आंसर हमारा डी यानी ऑक्सीजन। तो एक्सप्रेशन देख ले रहे हैं, कह रहा है ऑक्सीजन इज टॉक्सिक टू मेथाजोनिक बैक्टीरिया, द बेस्ट हैज टू बी केप्ट अनॉक्सिक कंडीशन। अगले क्वेश्चन देख ले रहे हैं, कह रहा है द टेम्परेचर रेंज फॉर एनाएरोबिक प्रोसेस इज डैश एंड डैश डिग्री सेल्सियस। का टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए एनाएरोबिक प्रोसेस के लिए बेस्ट में कितनी होनी चाहिए, कह रहा है 10। ऑप्शन देख ले, कह रहा है ए कह रहा है 10 से 20, 20 से 30, बी कह रहा है 32 से 37, 40 से 45, सी कह रहा है 10 से 40 या 40 से 55, डी कह रहा है 10 से 50 या 20 से 47। आंसर नंबर हमारा बी सही है, यानी कि प्रोसेस इज कितनी होनी चाहिए 32 से 37 एंड डिग्री सेल्सियस कितनी होनी चाहिए 40 से 55। आंसर हमारा देख लेते हैं, कह रहा है द टेम्परेचर रेंज फॉर एरोबिक प्रोसेस इज 32 से 37 एंड 40 से 55 डिग्री सेल्सियस, द मीसोफिलिक एंड द थर्मोफिलिक रेंज। ये मीसोफिलिक हो गई 32 से 37 और 40 से 55 क्या हो गई, ये थर्मोफिलिक रेंज हो गई। आगे चलते हैं, कह रहा नॉन मैथोजेनिक एंड मेथन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अफेक्ट एनाएरोबिक ट्रीटमेंट। कह रहा नॉन मैथोजेनिक और मेथन प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म अफेक्ट एनाएरोबिक ट्रीटमेंट को अफेक्ट करते हैं। ए कह रहा है ट्रू, बी कह रहा है फॉल्स। तो हमारा सही आंसर है ए ट्रू। एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, इफेक्टिव एनाएरोबिक ट्रीटमेंट रिलीज एन ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन नॉन मैथोजेनिक एंड मेथेन प्रोड्यूसिंग। कह रहा है कि एक बढ़िया एनाएरोबिक ट्रीटमेंट के लिए क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में, मैथोजेनिक एंड मेथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म टू इंश्योर दैट वेस्ट इज नॉट रिटेन्ड इन लिक्विड फॉर्म बट इन गैस। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द गैसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनाएरोबिक डिग्रेडेशन प्रोसेस आर। जो गैसेस निकलती हैं एनाएरोबिक डिग्रेडेशन प्रोसेस में वो कौन कौन सी हैं। ए कह रहा है नाइट्रोजन सल्फर है, बी कह रहा है एसीटेट नाइट्रेट है, सी कह रहा है कार्बन और मेथेन है,
डी कह रहा है मेथेन और सल्फर है। तो हमारा से आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी कार्बन और मेथेन है, कार्बन एंड मेथेन। तो द गैसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन एरोबिक डिग्रेडेशन प्रोसेस आर कौन सी हो गई हमारी? कार्बन एंड मेथेन। एक्सप्रेशन देख ले रहे हैं क्या कह रहा है? द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एन एरोबिक डिग्रेडेशन आर सस्पेंडेड लिक्विड मिलता है एंड गैसेस मेनली कंप्राइजिंग ऑफ मेथेन एंड कार्बन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या हो गया? अगला हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक डिग्रेडेशन। जो एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है उसमें लास्ट में क्या मिलता है प्रोडक्ट, क्या एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ए कह रहा है लिक्विड, बी कह रहा है नाइट्रोजन, सी कह रहा है लेड, डी कह रहा है सल्फर। तो हमारा से आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर ए लिक्विड होता है। एनारोबिक डिग्रेडेशन का लास्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है? एंड प्रोडक्ट लिक्विड होता है। एक क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एरोबिक डिग्रेडेशन अकर्स एंड डिकम्पोज लिक्विड इज फॉर्म्ड विच रिक्वायर्स फर्दर ट्रीटमेंट। आगे चलते हैं, अगला क्या है? कह रहा है डैश इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट मिनरलाइजेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट। क्या चीज़ ज़रूरी होती है मिनरलाइजेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट के लिए? ए कह रहा है मेटाबॉलिक इंटरेक्शन, बी कह रहा है केमिकल एनालिसिस, सी कह रहा है रिकैल्सिट्रेंट, डी कह रहा है टॉक्सिक रिमूवल। तो हमारा से आंसर है ए मेटाबॉलिक इंटरसेक्शन, मेटाबॉलिक इंट्रैक्शन। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है मेटाबॉलिक इंट्रैक्शन अमॉन्ग ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट मिनरलाइजेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एरोबिक ट्रीटमेंट माइक्रोब्स नीड कार्बन सोर्स। कह रहा है कि जो एरोबिक ट्रीटमेंट होता है तो माइक्रोब्स क्या कहते हैं, उनको नीड होती है कार्बन सोर्स की। तो ऑप्शन कह रहा है ए ट्रू बात है कि बी फॉल्स है। तो हमारा आंसर नंबर है ए ट्रू, ये बात सही है। एक्सप्रेशन देख ले रहे हैं क्या कह रहा है? इन एरोबिक ट्रीटमेंट माइक्रोब्स नीड्स कार्बन एंड एनर्जी सोर्स टू ऑक्सीडाइज हैजार्डस वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, phosphorus and trace material are also utilized। तो क्या कह रहा है? एरोबिक ट्रीटमेंट में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कार्बन सोर्स की नीड होती है। आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द एवरेज रिटेंशन टाइम इन एरोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम। एवरेज रिटेंशन टाइम एरोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम में कितना होता है? ए कह रहा है 20 मिनट, बी कह रहा है 10 मिनट, सी कह रहा है 30 मिनट, डी कह रहा है 40 मिनट। तो हमारा से आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर ए 20 मिनट। तो एवरेज रिटेंशन टाइम एरोबिक ट्रीटमेंट में कितना लगता है? आंसर नंबर ए 20 मिनट। एक्सप्रेशन देख ले रहे हैं क्या कह रहा है? कह रहा है एवरेज रिटेंशन टाइम्स इन एरोबिक सिस्टम्स अरेंज फ्रॉम 20 मिनट्स इन बायोलॉजिकल फिल्टर्स टू 24 आवर इन एक्टिवेटेड स्लज प्लांट्स। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फर्नेस विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। कौन सी फर्नेस होती है जो विदस्टैंड करती है हाई टेम्परेचर के साथ में? ऑप्शन देख लेते हैं। ये कह रहा है बेड प्लेट, बी कह रहा है फ्लूइडाइज्ड बेड, सी कह रहा है इंसिनरेशन ग्रेट, डी कह रहा है रोटेरी। तो हमारा सही आंसर है डी रोटेरी। कौन सी फर्नेस विदस्टैंड करती है हाई टेम्परेचर के साथ में? रोटेरी। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है इन रोटेरी फर्नेस वेस्ट आर प्लेस्ड इन refractory lined furnace which rotates itself and is designed to withstand high temperature and pressure। आगे चलते हैं, कह रहा है ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर ए फर्नेस इज डिग्री सेल्सियस। मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज कितनी होती है फर्न भट्टी में, कितने डिग्री सेल्सियस होता है? ए 850 से 1200, बी 800 से 1200, सी 700 से 1250, डी 800 से 1250। तो हमारा से आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर ए 850 से 1200। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर ए फर्नेस कितना हो जाएगा? 850 से 1200 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्रेशन देख ले रहे हैं क्या कह रहा है? ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर ए फर्नेस इज 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस टू मेंटेन द टेम्परेचर मिक्सिंग ऑफ लो एंड हाई सीवी वेस्ट इज कैरिड आउट। आगे चलते हैं, अगला क्या है? कह रहा है
एनर्जी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट, कह रहा है जितने भी टाइप के वेस्ट होते सबसे एनर्जी रिकवर की जाती है, एनर्जी बनाई जाती है। तो आंसर देख लेते हैं बी फॉल्स, यानी सारे टाइप से नहीं बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं क्या कह रहा है। टू इनेबल एनर्जी रिकवरी द वेस्ट मस्ट हैव सफिशियंट हीटिंग वैल्यू, मतलब उसके पास वेस्ट के पास क्या होना चाहिए, सफिशियंट हीटिंग वैल्यू होना चाहिए। टू रीच अप्रोप्रिएट कम्ब्यूशन, टेम्परेचर पर पहुंचने के लिए विदाउट नीड फॉर एडिशनल फ्यूल, उसको ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत ना हो ऐसे वेस्ट को, और सफिशियंट हीटिंग वैल्यू हो किस पे पहुंचने के लिए, अप्रोप्रिएट दहन, मतलब टेम्परेचर पे पहुंच जाए, तब ऐसा हो सकता है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन आज के। और हो सकता है मैंने प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत गलत किया हो तो उसको ज़्यादा मतलब माइंड मत करिएगा, अभी से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हो सकता है मैं सही से ना बता पाई हूँ, थोड़ा सा मैनेज कर लेना और अच्छे से पढ़ते रहना। अभी लेक्चर भी बनाएंगे, थोड़ा हम तबीयत ठीक होने के बाद में ही बना पाएंगे लेक्चर। अभी तो मैं टेस्ट सीरीज़ बना पाई तो मैंने इसको ही वीडियो में डाल दिया है, इसको अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को समझते चलिए। अगर क्वेश्चन 10-15 बार भी आपकी आंखों से भी गुजर जाएगा तो भी बहुत आपके लिए हो जाएगा। और फिर उसके बाद में जैसे जैसे लेक्चर बनाते जाएंगे, आप लेक्चर भी करते जाओगे, टेस्ट सीरीज़ भी साथ में करते जाओगे, तो आपको सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने साथ में दोनों को लेके इससे चल रही हूँ। मान लो तो बहुत चीज़ें क्वेश्चन आंसर, जब आप एक्सप्रेशन देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, आंसर देखोगे, समझोगे, बहुत से तो आपको ऐसे ही चीज़ें जितनी थ्योरी है कंप्लीट होती चली जाएगी। और जो बच्ची खुची रहेगी उसको तो हम करा ही देंगे थ्योरी क्लास में। तो टाइम ना ज़्यादा ख़राब हो, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ कि मुझे बस लेक्चर बना के कुछ भी नहीं पढ़ाना है, मुझे जो भी पढ़ाना है या मैं जो भी बताऊँ वो आपके पूरे तरीके से काम आए। खाली मुझे बस थ्योरी क्लासेस लेके टाइम नहीं इस पर ख़राब करना, तो आपका टाइम ख़राब करना है और ना ही अपना। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, फिर देखते हैं आगे, फिर बनाएंगे। थैंक यू।